Hello, everybody. Good evening. Namaskar. Sat Sri Akal. And Assalamu Alaikum. Dr. MP Yadav here. तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ टॉक्स शेयर करूंगा इस विषय में कि जब न्याय और अन्याय की बात चलती है, जब एक्सेस टू जस्टिस की बात चलती है, तो बीएनएसएस आरपीडब्ल्यूडी को कैसे प्रभावित करता है और हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन प्रोविजंस को कैसे पढ़ना समझना चाहिए, अपने लिए कैसे यूज करना चाहिए और दूसरों को कैसे गाइड करना चाहिए। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी राइट्स ऑफ पर्संस, द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत ये प्रोविजन है, ऐसा प्रावधान है कि हमारे राइट्स का, हमारे अधिकारों का हनन होता है, हमारे राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। यह राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की अगर किसी भी प्रोविजन का कोई भी पर्सन वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, जिससे हमारा नुकसान होता है, तो हम उस पर्सन के खिलाफ या उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं कि ताकि उसको पनिशमेंट मिले और वो पर्सन दोबारा ऐसा काम किसी डिसेबल्ड पर्सन के साथ ना कर सके। तो अब बात आती है कि बीएनएसएस उसको कैसे अफेक्ट करता है। बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सॉरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कानून अभी आया है, वो हमारी कंप्लेंट करने की राइट्स को, कोर्ट में जाकर कंप्लेंट करने की राइट्स को कैसे अफेक्ट करता है। मैंने ये सवाल उठाया था और आंसर में मैंने कहा था कि किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने एक्सप्लोर किया, खुद ही कुछ फाइंडिंग्स इकट्ठा किया है, पढ़ करके, समझ कर, सोच कर, अलॉट ऑफ कंटेम्पलेशन करके, तमाम सारा चिंतन मनन करके। तो मैंने कहा था आंसर में कि बीएनएसएस अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है हमारे अधिकार को, और वो कैसे करता है मैं नेक्स्ट ऑडियो मैसेज में शेयर करूंगा। ये बात मैंने आपसे लास्ट ऑडियो मैसेज में कहा था। तो उसी के कंटिन्यूएशन टू दैट ऑडियो मैसेज,
मुझे ये कहना है कि जब आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत अपने शोषण के खिलाफ कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करते हैं या कोर्ट काउंटर पर कंप्लेंट फाइल करते हैं और वो मजिस्ट्रेट के पास क्लर्क्स भेजते हैं और डेट मिलने पर एज पार्टी आप वहां अपीयर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 7 के सबसेक्शन 4 के सबसेक्शन डी में डील किया जाएगा। ये आपका राइट है, आप फाइल करेंगे उस कंप्लेंट को अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 2 सेक्शन 7 का सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2, इसमें आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट फाइल करने का राइट है और सेक्शन 7 के सबसेक्शन 4 के सबसेक्शन डी में भी आपको राइट है। सेक्शन 7 के सबसेक्शन 5 में मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट पर एक्शन लेगा, जिसको कोर्ट की भाषा में कहते हैं कॉग्निजेंस लेना। This word is very important, cognizance. Sorry. Cognizance लेना, cognizance, cognizable, non-cognizable, cognizable offense, non-cognizable offense. जरा ध्यान रखिएगा, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इन पर आऊंगा बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से। और नहीं आ पाऊं तो आप मुझे फोन करके पूछिएगा। तो जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो मैजिस्ट्रेट उस पर एक्शन लेता है। आपका राइट है पहले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करना, जो आपकी कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास। अब दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट नहीं है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है। और अदर स्टेट्स में भी वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फिर आगे आपकी कंप्लेंट को स्पेशल कोर्ट फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज के पास फॉरवर्ड करेगा, अगर उसको लगता है कि आपके कंप्लेंट में तथ्य है, सब्सटेंस है, कुछ वेट है, मीनिंग है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे? तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर अपने कंप्लेंट के साथ, वो डॉक्यूमेंट्स जो पहले ही आपने डिपार्टमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, वो सब डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, जिसके तहत आपने कार्रवाई की लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हुई, आपको नजरअंदाज किया गया, आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिसकी वजह से आप कोर्ट में आए कंप्लेंट करने। खैर एनीवे, स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन है चैप्टर
हाँ 84 में, सॉरी 13 में, ब्रेल पेज 87, चैप्टर नंबर 13 में स्पेशल कोर्ट्स, टाइटल है स्पेशल कोर्ट्स। तो हमारी आपकी बात ये थी कि ये बीएनएसएस कैसे इसको प्रभावित करता है। अब बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो अभी हाल में कानून बना 2020 में और 21-22 से इंप्लीमेंट किया गया 21 से, इसमें प्रोविजन होना चाहिए था कि अगर कोई विक्टिम विद डिसेबिलिटी है, कोई विक्टिम है इसको, जिसको पीड़ित किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, तो उसके सेफगार्ड के लिए एडिशनल प्रोविजंस क्या होंगे, वो नहीं रखा गया। कम से कम आरपीडब्ल्यूडी वाला प्रोविजन ही लाकर इसमें रख देते, रिपीट कर देते, वो नहीं रखा गया। अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी है, कोई ऐसा आरोपी व्यक्ति है जो डिसेबल्ड है, तो फिर उसके लिए प्रोविजन क्या रखा जाएगा, इसमें नहीं रखा गया। ये तो नहीं हुआ, ये हमारी शिकायत है, ये होना चाहिए था। एज इंटेलेक्चुअल पर्सन मुझे ये पढ़ने को, समझने को मिलता है कि ये सब काम नहीं हुआ उसमें। खैर एनीवे, नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा जब लोग आवाज उठाएंगे। अब जो दूसरा असर जो पड़ा वो ये, जो अदर वे में अफेक्ट करता है। पहले इस कानून के आने से पहले, बीएनएसएस आने से पहले, आप अगर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के सेक्शन 7, 6, 7, 84, सेक्शन 84 जो चैप्टर 13 का है, ब्रेल पेज नंबर 87 पर, एंड सेक्शंस 89 टू 96 जो स्टार्ट होता है पेज नंबर 93 पर, चैप्टर नंबर 16, इसके तहत आप अगर पहले कंप्लेंट करते तो सीआरपीसी जो एक दूसरा कानून है था पहले, जिसके तहत मजिस्ट्रेट काम करते थे, उसके सेक्शन 200 से 204 के तहत आपकी कंप्लेंट पर मैजिस्ट्रेट उस पार्टी के खिलाफ केस शुरू कर देता, कॉग्निजेंस ले लेता, उसका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाता, जिसने आपका एक्सप्लॉयटेशन किया है, आपका शोषण किया है, आपके अधिकार का हनन किया है और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के प्रोविजन का वायलेशन किया है। उस पार्टी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन, उसका ट्रायल, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उसको पनिशमेंट देने की कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब बीएनएसएस में क्या हुआ है, याद रखिएगा कि कॉग्निजेंस ले लिया जाता। कॉग्निजेंस लेने का मतलब है कि उसके खिलाफ चार्ज बना देता कोर्ट, इल्जाम तय कर देता और उस पर
संज्ञान लेकर के, उसको अपने नॉलेज में लेकर के और उसके प्रोसिक्यूशन का, उसके ट्रायल का पनिशमेंट देने के लिए जो प्रोसेस है उसको वो करना स्टार्ट कर देता, यानी आर्गुमेंट शुरू हो जाता। बीएनएसएस के सेक्शन 223 से 227 के तहत अब वो आपकी कंप्लेंट डील होगी। जो सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 200 जो पहले होता था, उसके तहत पनिशमेंट देने का प्रोसेस यानी ट्रायल यानी प्रोसिक्यूशन जिसको कहते हैं वो शुरू हो जाता, कॉग्निजेंस हो जाता। अब बीएनएसएस के सेक्शन 223 के तहत 223 से 227 तक ये सेक्शंस हैं बीएनएसएस की। इसके तहत इमीडिएट कॉग्निजेंस नहीं होगा, तुरंत संज्ञान किसी की कंप्लेंट पर नहीं लिया जाएगा। यानी आप एज डिसेबल्ड पर्सन ये बात कहते हैं कि आपके खिलाफ सच एंड सच पार्टी ने, किसी पर्सन ने अन्याय किया है आपके साथ और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के प्रोविजंस का उल्लंघन किया है, वॉल्यूशन किया है। अगर ये कंप्लेंट आप करते हैं आरपीडब्ल्यूडी की सेक्शंस 6, 7, 84 एंड 89 से 96 इन सेक्शंस के तहत इनको एक साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है कनेक्ट करके मैं बाद में दूसरे मैसेज में बताऊंगा। ये काम दूसरे लोगों को करना चाहिए था, लेकिन 2016 से आज तक इस पर कोई चर्चा कहीं नहीं हुई। तो मैंने सोचा मुझे ये बीड़ा उठाना चाहिए। तो एनीवे, जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आरपीडब्ल्यूडी के तहत, तो वो मैजिस्ट्रेट तुरंत बीएनएसएस के सेक्शन 223 से 227 का प्रयोग करना शुरू कर देगा और उसके तहत पहले उस पार्टी को अपॉर्चुनिटी देगा कि कहीं ये फॉल्स कंप्लेंट तो नहीं है, आपको अपने पक्ष में कुछ कहना है। बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस, चार्ज बनाने से पहले, ट्रायल करने से पहले, आपके कंप्लेंट पर संज्ञान लेने से पहले, कॉग्निजेंस लेने से पहले वो ये प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। अब जब मैजिस्ट्रेट उस पार्टी को अपॉर्चुनिटी देती है तो वो पार्टी पुलिस और मैजिस्ट्रेट के साथ सेटिंग करके और उस कंप्लेंट को डिसमिस करवा देते हैं। फिर आप अपील में जाते रहिए हायर कोर्ट में कि हमने, और मेरे साथ ये प्रैक्टिकली हुआ है। कब हुआ, कैसे हुआ, किस मैटर में हुआ, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि इस विषय में लोग शिक्षित हो सकें, समझ सकें। दीपक एंड किरण के साथ जो अन्याय हुआ या इसी प्रकार से अन्य लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, उसके लिए पनिशमेंट दिलाने के लिए कंप्लेंट होनी चाहिए थी स्पेशल कोर्ट में
मजिस्ट्रेट के थ्रू जाकर सेशन कोर्ट तक पहुंचना चाहिए था वो कंप्लेंट। उसे क्रिमिनल कंप्लेंट कहते हैं, प्रोसिक्यूशन कराने के लिए, पनिशमेंट दिलाने के लिए, ट्रायल करा करके पनिशमेंट कराने के लिए। वो नहीं हुआ, उनको गाइड नहीं किया गया प्रॉपरली उन स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन बेचारों को खुद ही पता नहीं था कि हमें क्या प्रोसेस करना है। और ये अब एनीवे वो बात कहीं और जा रही, मैं उस पर दोबारा आऊंगा। तो मैजिस्ट्रेट पहले उसको अपॉर्चुनिटी देगा पार्टी को कि आप अपनी क्लैरिफिकेशन दीजिए, और क्लैरिफिकेशन में तो कुछ ना कुछ रॉन्ग राइट अपने फेवर में हर कोई कहता है, जिसने कंप्लेंट किया वो भी और जिसके खिलाफ कंप्लेंट है वो भी। लेकिन उस समय जो हाई हैंडेडनेस होता है, जो मैनिपुलेशन होता है, जो हाइपर टेक्निकल अप्रोच लगा करके और सेटिंग करके केस को डिसमिस कराया जाता है अपॉर्चुनिटी पाने के नाम पर, वो एक ऐसी हिडन चीज है जो हर किसी को नहीं पता होती, और उसी को पता होता है वो जो प्रैक्टिकली इनको झेल चुका होता है, फेस कर चुका होता है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन था कि क्या डज BNSS in any manner affect disabled persons' rights of access to justice? और उसके आंसर मैंने कहा था यस इट डज अफेक्ट, हाँ प्रभावित करता है। तो कैसे करता है? तो इसी प्रकार से करता है कि पहले सीआरपीसी के सेक्शन 200 से 204 के तहत मैजिस्ट्रेट उस पार्टी के खिलाफ कॉग्निजेंस लेकर आपकी कंप्लेंट पर, आरपीडब्ल्यूडी के तहत फाइल की हुई कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेकर, यानी संज्ञान लेकर, उसको एक्सेप्ट करके और केस चलाना शुरू कर देता उस पार्टी के खिलाफ। लेकिन अब कॉग्निजेंस नहीं लेगा डायरेक्टली, लेगा तो बाद में लेगा, पहले उस पार्टी को अपॉर्चुनिटी देगा, और अपॉर्चुनिटी देते समय, अपॉर्चुनिटी मिलने पर पार्टी कोर्ट में लॉयर्स को कौन सा ट्रिक्स खेलने को कहती है, कैसे खरीद फरोख्त चलता है, ये गॉड नोस। हालांकि उसके भी उपाय हैं, इसके लिए कोई नर्वस होने की बात नहीं है। भाई वो मैजिस्ट्रेट डिसमिस कर देगा तो आगे आप अपील में चले जाएंगे, वैसे भी आप हारते तो अपील में जाते, दूसरी पार्टी हारती तो अपील में जाती, एक ना एक पार्टी को तो अपील में जाना था। लेकिन उसमें यह था कि एटलीस्ट वो केस उस पार्टी के खिलाफ स्टार्ट हो जाता, और क्या पता आप सफल हो जाते, सक्सीड हो जाते, अपने डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अपने विटनेसेस के बेसिस पर, तो उस पार्टी के खिलाफ ट्रायल के बाद कन्विक्शन हो जाता, उसका एक्शन हो जाता, उसके बाद पनिशमेंट हो जाता। लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा अब और डिले होगा। So my dear friends, all of you please take care and educate the disabled persons in this regard. आप अन्य ब्लाइंड एंड डिसेबल्ड पर्सन को एजुकेट करिए इस विषय में भी कि वो कंप्लेंट कैसे फाइल करेंगे। अगर हमारे खिलाफ हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट केसेस फाइल होने लगे
रोज रोज बात बात पर, क्योंकि कदम कदम पर हमारे साथ अन्याय होता है, कदम कदम पर हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है। इनजस्टिस एंड क्रूअल्टी, वी फेस इनजस्टिस एंड क्रूअल्टी at every moment, at every step in our life. And that cruelty, that injustice, वो क्रूरता, वो अन्याय जो हमारे साथ होता है, that injustice, that cruelty makes our life miserable, most miserable, and we are victimized. इस इनजस्टिस और क्रूअल्टी, ये जो इनजस्टिस और क्रूअल्टी हमारे साथ लोग करते हैं और हमारी जिंदगी को नरक बनाते हैं, मिजरेबल बना देते हैं, हेलिश बना देते हैं, हम जितने डिसेबल्ड हैं उससे और भी ज्यादा हमें डिसेबल्ड बना देते हैं, उसके खिलाफ हमें क्रिमिनल कंप्लेंट स्पेशल कोर्ट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज में फाइल करना आना चाहिए। ये काम हम कैसे करेंगे, मैं नेक्स्ट ऑडियो मैसेज में शेयर करूंगा, बिकॉज इट्स टू लॉन्ग ऑडियो मैसेज, बट देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काम आज तक किसी ने किया नहीं। 10 साल इस एक्ट को आए हुए हो गया। जब इस एक्ट में, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, हम लोगों ने पनिशमेंट का प्रोविजन रखवाया था, बहुत मुश्किल से, बहुत थोड़ा सा रखवाया था, तो इसीलिए कि 1995 वाले एक्ट में क्योंकि पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं था तो हमारे साथ अन्याय होता रहता था, तो हम लोगों ने सजेशन दिया इस एक्ट को आने से पहले, जब ड्राफ्टिंग होने लगी, कि भाई इसमें पनिशमेंट का प्रोविजन रखा जाए। रखा गवर्नमेंट ने, मैं आभारी हूं, हमारी सरकार ने रखा और बहुत नया काम किया, नो डाउट, इट्स वेरी न्यू एंड इट्स हाईली एडमिरेबल, बहुत प्रशंसनीय है। इनफैक्ट सल्यूट करता हूं मैं अपनी सरकार को। लेकिन जो हमारे समाज के मठाधीश हैं, ब्लाइंड एंड डिसेबल्ड, उन्होंने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं और इस टुर्रा के साथ अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं और लिखते हैं कि जैसे तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया हो, उन लोगों ने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया, इस पर पेपर नहीं लिखा, इसको जनसाधारण की भाषा में लोगों को समझाया नहीं। तो आइए हम आप करते हैं इसको। Yes, you and I, let us, you and I, do this. It's our responsibility. It's our responsibility. Let us accomplish this responsibility. आइए इस उत्तरदायित्व को हम निभाएं, हम पूरा करें। Take care, all the best. See you in the next audio message. Take care.